हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और एक बार फिर से स्वागत करता हूं ड्रीम्स वे एकेडमी में इंग्लिश की क्लास में। तो हमने पहले पढ़ा था, जो हमारी पहले की क्लासेस हुई थी उसमें हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया था, प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ा। और अब आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी प्रेपोजिशंस कि कहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ होती है। पहले दो पार्ट हमारे आ चुके हैं इसी वीडियो के प्रेपोजिशन के, तीसरा पार्ट ये है। तो तीसरे पार्ट में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस होती हैं कि कहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन का यूज़ करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि अबव और ओवर, हमारे पास दो प्रेपोजिशन चलती हैं, अबव और ओवर। कहाँ पे अबव का यूज़ होगा, कहाँ पे ओवर का यूज़ होगा। सामने लिखा हुआ कि कभी भी कोई चीज़ रेस्ट के ऊपर होगी, रेस्ट मतलब वो चीज़ मूव नहीं हो रही होगी, तब वहाँ पे आपका यूज़ होता है अबव का। लेकिन जब आपकी कोई चीज़ रेस्ट में नहीं होगी और मूव हो रही होगी वो, तो वहाँ पे यूज़ होता है आपका ओवर का। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि द स्काई इज डैश अस, दूसरा एग्जाम्पल लिखा है द क्लाउड्स आर डैश अस, और तीसरा एग्जाम्पल लिखा है आई पुट माई हैंड्स डैश माई आईज। तो दोस्तों, पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो पहले एग्जाम्पल में अगर हमने स्काई की बात करी तो स्काई हमारे जो आसमान है वो हमारे ऊपर होता है लेकिन वो मूव नहीं करता, तो वहाँ पे आपका यूज़ होगा जो चीज़ आपकी मोशन के लिए यूज़ नहीं होती, मतलब जो चीज़ आपकी रेस्ट के लिए यूज़ होगी। तो रेस्ट के लिए यूज़ होता है यहाँ पे आपका अबव का। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा आपका द स्काई इज अबव अस। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो क्लाउड्स की बात करते हैं, तो क्लाउड्स का मतलब होता है कि हाँ, बादल मतलब यहाँ पे हैं, कहीं जगह नहीं होंगे, वो मूव करते रहते हैं। जब कोई चीज़ मूविंग डायरेक्शन में होगी और मूव कर रही होगी, तब वहाँ पे हम यूज़ करते हैं ओवर का। तब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल बनता है आपके पास द क्लाउड्स आर ओवर अस। और दोस्तों, तीसरे पार्ट की बात करते हैं, तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल है आई पुट माई हैंड्स डैश माई आईज। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला कि अगर ये चीज़ हमने समझ ली तो खुद करने की कोशिश करनी है एग्जाम्पल को कि खुद यहाँ पे क्या आएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आएगा आपका ओवर, क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी, जैसे मैं बोलूँ अपने हमारे बॉडी पार्ट्स हैं या कोई भी चीज़ होगी, जब हम उसको अपने स्ट्रेट अवे लेके जाते हैं, मतलब बिल्कुल सामने लेके जाते हैं, तो वहाँ पे हम उस चीज़ के लिए ओवर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे होगा आई पुट माई हैंड्स ओवर माई आईज। तो दोस्तों, आ जाते हैं आज के दूसरे रूल के ऊपर। तो दूसरा रूल हमारे पास अबव का बिल्कुल उल्टा होता है बिलो, और ओवर का बिल्कुल उल्टा होता है आपके पास अंडर। तो कभी भी कोई चीज़, जैसे हमने बोला था कि अबव का यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ रेस्ट पे होगी, ओवर का यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ मोशन में होगी, वैसे ही यहाँ पे होगा बिलो का यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ रेस्ट में होगी, अंडर का यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ मोशन में होगी। अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल बोलूँ तो दोस्तों, जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा कि कहाँ पे हम बिलो का यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम अंडर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल आता है द बॉल इज डैश द टेबल। अब बॉल की बात करते हैं तो बॉल एक रेस्ट में है, रेस्ट में जो पार्टिकल होता है वो होती है, क्योंकि बॉल को जब तक हम हिलाएंगे नहीं, जब तक हम उसको मूव नहीं करते, तब तक वो वहीं की वहीं रहेगी। तो मतलब वो होती है आपकी रेस्ट में। तब रेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे बिलो का। तो एग्जाम्पल बनेगा आपके पास द बॉल इज बिलो द टेबल। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं द शूज आर डैश द अलमीरा। सेम केस रहेगा दोस्तों, जैसे बॉल के लिए था वैसे शूज़ के लिए रहेगा, क्योंकि शूज़ जो हैं वो भी आपके एट रेस्ट होते हैं, जब तक हम उनको उठाएंगे नहीं, मतलब खुद वो मूव नहीं कर सकते, तब यहां भी आपका बिलो का यूज होता है। दोस्तों, तीसरे एग्जांपल की बात करें द बुक इज डैश द पिलो। अब यहां पे एक स्टार मार्क देके एक रूल लिख लेना कि कभी भी कोई ऐसी एंटिटी होगी जिसका आपस में फिजिकल कांटेक्ट हो रहा होगा। अब देखो, जैसे पिलो की बात करते हैं, पिलो और बुक, जो बुक है वो पिलो के नीचे है, तो मतलब अगर देखा जाए तो वो रेस्ट में होती है और हम वहां पे बिलो का यूज करना, मतलब बिलो का यूज करते हैं वैसे रेस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे अंडर का यूज होगा, क्योंकि कभी भी कोई चीज ऐसी होगी जिसमें आपका फिजिकल कांटेक्ट हो रहा होगा, नॉन लिविंग थिंग है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसमें फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है तब वहां पे हम उसके साथ हमेशा अंडर का यूज करेंगे, ना कि बिलो का यूज करेंगे। इस चीज को स्टार मार्क देके एक एग्जांपल ये लिख लेना। और नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं द बॉय इज स्टैंडिंग डैश द ट्री। अब बॉय की बात करते हैं तो बॉय खुद मूव कर सकता है ना, ऐसा तो नहीं है कि बॉय को खुद हिलाना पड़ेगा वहां से, ठीक है। तब मतलब यहाँ पे आपके पास आएगा द बॉय इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। तो दोस्तों, इसी रूल में हमारे पास तीन और चीजें आती हैं कि कभी भी किसी डेजिग्नेशन की बात होगी, किसी पोस्ट की बात होगी और किसी पर्सन की बात होगी। अब पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन क्या एक मूविंग एंटिटी है, मूव करती है, पर्सन मूव कर सकता है, मतलब एग्जांपल देकर समझाऊंगा वहां पे समझ आ जाएगा। डेजिग्नेशन की बात करते हैं, देखो जैसे डेजिग्नेशन ले लिया हमने, एक पीओ मान लिया। अगर बैंक की बात करते हैं तो बैंक में पीओ होगा, एक होता है मैनेजर और एक होता है आपका एरिया मैनेजर। तो यहाँ पे दोस्तों हमने डेजिग्नेशन की बात करी,
तो कभी भी डेजिग्नेशन की बात होगी तो डेजिग्नेशन आपकी हमेशा एट रेस्ट रहती है, मतलब कभी भी जो डेजिग्नेशन होगी वो ऊपर नहीं जाएगी। देखो जैसे हम बात करें कि एक हमने पर्सन की बात करी कि हमने राहुल का नाम ले लिया और एक जगह हमने राजेश का नाम ले लिया। अगर हम बोलें कि राहुल जो है वो राजेश के अंडर काम करता है, अब मान लो कि यहाँ पे राहुल जो है वो पीओ है और राजेश जो है वो मैनेजर है। जो राहुल जो है वो राजेश के अंडर काम करता है, मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट है ये, और मूविंग के साथ हम किस चीज का यूज करते हैं, अंडर का। अब यहाँ पे डेजिग्नेशन और पोस्ट की बात करी तो डेजिग्नेशन का मतलब होता है कि जो आपका ओहदा होता है वो हमेशा आपका रेस्ट में रहता है, कि मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि जो पीओ का जो डेजिग्नेशन है, पीओ डेजिग्नेशन है, वो कभी मैनेजर बन जाएगी। मैनेजर, हाँ कोई पर्सन अगर पीओ है वो मैनेजर बन सकता है, लेकिन पीओ जो पोस्ट है वो मैनेजर नहीं बनेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम हमेशा बिलो का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोले, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, ब्रांच मैनेजर वर्क्स बिलो एरिया मैनेजर, कि जो एरिया मैनेजर होगा उसके नीचे काम करता है आपका ब्रांच मैनेजर जो होता है। अब दोस्तों अगर ब्रांच मैनेजर की मैंने अगर राहुल का नाम ले लिया होता और जैसे यहाँ पे मैंने राजेश लिखा होता, तब यहाँ पे आना था आपके पास अंडर का यूज होना था। फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे एरिया मैनेजर की जगह मैंने राजेश का नाम ले लिया और ब्रांच मैनेजर की जगह मैंने राहुल का नाम ले लिया, तब यहाँ पे यूज होना था आपका अंडर, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या है, एक पर्सन है, मूविंग एंटिटी है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपका यूज होगा अंडर का। आई होप दोस्तों ये चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है आपकी किसी भी एग्जाम के लिए। और किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको प्रेपोजिशन को क्लियर करना है तो आपको हर एक चीज को पढ़ना पड़ेगा जो आपकी पेपर में काम आएगी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आ जाते हैं प्रेपोजिशन के नेक्स्ट रूल के ऊपर, और नेक्स्ट रूल हमारे पास आता है अक्रॉस और थ्रू। हमारे पास दो चीजें होती हैं, अक्रॉस और थ्रू। अक्रॉस का यूज होता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, की एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जब जाएंगे हम तब वहां पे हम यूज करेंगे अक्रॉस का। अगर थ्रू का यूज करना होगा तो थ्रू का यूज होता है जब आपका एक एंड से दूसरे एंड की बात करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मान लो कोई रिवर चली हुई है यहां से, अगर रिवर से मैंने इस एंड से इस एंड के ऊपर जाना है तब मैं वहां पे यूज करूंगा, मतलब इस साइड से इस साइड के ऊपर जाना है तब मैं वहां पे यूज करूंगा अक्रॉस का। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि थ्रू की बात करता हूं, अगर मैं बोलूं जैसे अगर मेरे को मुंबई जाना है उड़ीसा से और जाना है मेरे को रिवर से या मतलब किसी सी से जाना है, तब वहां पे हम बोलेंगे थ्रू, क्योंकि मैं जा रहा हूं किसी समुद्र से एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रहा हूं वहां पे। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें दोस्तों, तो दोस्तों अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखेंगे। सी स्विम्स अक्रॉस द रिवर, की मतलब रिवर के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रहे हैं तब हम यूज करेंगे वहां पे अक्रॉस का। अगर मैं बोलूं कि कहीं मैं जा रहा हूं और रास्ते में एक जंगल आ गया तो मेरे को वो जंगल पार करना पड़ेगा और उस जंगल से होके एक रास्ता जाता है, तब वहां पे हम यूज करते हैं किस चीज का, ही वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट के एक एंड से लेके दूसरे एंड के ऊपर जब जाएंगे हम तब हम वहां पे यूज करेंगे थ्रू का। तो दोस्तों आ जाते हैं एग्जाम्पल के ऊपर और नेक्स्ट रूल के ऊपर कि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का यूज कहां पे होगा। तो दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना कि आपके पास इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों का मतलब होता है आपके पास के बावजूद, मतलब ये होने के बावजूद भी ऐसा हुआ। तो दोस्तों बात करते हैं अगर पॉजिटिव पॉइंट की और नेगेटिव पॉइंट की, कि कभी भी हमारे पास किसी भी सेंटेंस में अगर पॉजिटिव पॉइंट आता है तब हम वहां पे यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ का, और जब डिस्पाइट का यूज करते हैं तब हमारे पास कोई नेगेटिव पॉइंट आएगा। अब दोस्तों नेगेटिव पॉइंट का मतलब ये नहीं कि सेंटेंस के कंक्लूजन क्या निकला है, सेंटेंस के शुरू में देखना होता है हमने कि शुरू में वो सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है। अब यहां पे बोला डैश बीइंग लेट ही वाज अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। अब दोस्तों यहां पे सामने दिख रहा होगा कि सबसे पहला जो यहां पे रूल मैंने बोला कि हमने सेंटेंस का एंड नहीं देखना है, हमने पहले देखना है। तो पहले के लिखा है बीइंग लेट, की मतलब वो पहले हो चुका था। अब यहां पे मैंने बोला कि नेगेटिव पे के लिए किस चीज का यूज होगा, डिस्पाइट का। तो यहां पे आएगा आपके पास Despite being late, he was allowed to enter the examination hall। अब दोस्तों दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, having a car। अब देखो किसी के पास कार होगी तो वो पॉजिटिव चीज ही आएगी ना, सबसे पहले तो पॉजिटिव इंपैक्ट ही जाएगा इसका कि पहले आपके पास कार है तो आप कहीं भी जा सकते हो कार लेके। ठीक है, अब यहाँ पे उसने बोला he could not make up to that place, कि
कार होने के बावजूद भी वो वहां पे नहीं पहुंच सका, वो उस प्लेस पे नहीं पहुंच सका, ठीक है। तब वहां पे हम यूज करते हैं, देखो पॉजिटिव सेंटेंस आ गया पहले, तो हम यहां पे यूज करेंगे इन स्पाइट ऑफ का। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ कार ही कुड नॉट मेक अप टू दैट प्लेस। और दोस्तों हमेशा एक चीज याद रखना कि कभी भी आपका इन स्पाइट के साथ तो हमेशा ऑफ का यूज होगा, लेकिन डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं होगा किसी सेंटेंस में। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि उसने यहाँ पे जैसे डिस्पाइट बीइंग लेट लिखा है, यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल सही चला होगा लेकिन साथ में उसने डिस्पाइट ऑफ लिख दिया होगा, तब ये एरर बन जाएगा आपको, क्योंकि आपके पास एरर के क्वेश्चंस भी आते हैं, डिस्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ के क्वेश्चन भी आते हैं। तो उस तरीके से आपने क्वेश्चन को हिट करना है, वहां पे ऑप्शन को देख के मार्क करना है। तो दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन के ऊपर, जो हमारे पास आती है ऑफ और ऑफ, मतलब एक सिंगल ऑफ होगा और ओ डबल एफ होगा। तो कभी भी आपके पास सिंगल ओ एफ का यूज होगा तो वो किसी के रिलेशन को डिफाइन करती है वहां पे, और अगर आपके पास ओ डबल एफ का यूज होगा मतलब वो सेपरेशन को डिफाइन करती है वहां पे। अब देखो कहीं पे बिजली का स्विच देखा होगा घर में, तो उसमें ऑन और ऑफ लिखा होता है। ऑफ का मतलब होता है वो करंट, मतलब उसके साथ करंट का कोई रिलेशन नहीं रहता उस टाइम पे, तभी आपकी लाइट जो है वो स्विच ऑफ हो जाती है। तो दोस्तों ये था आपका ऑफ और ओ डबल एफ का रिलेशन। एग्जाम्पल की मेरे हिसाब से जरूरत है नहीं इसको, क्योंकि आसान सी चीज थी, समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ ऐसी प्रेपोजिशन कि कहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन का यूज होगा। अब आ जाते हैं रूल्स ऑफ प्रेपोजिशन के, कि कौन कौन से रूल चलते हैं यहाँ पे। तो आपके सामने एक रूल लिखा है कि कभी भी आपके पास कोई सब्जेक्ट दिया होगा किसी सेंटेंस में, उसके साथ एक वर्ब लगी होगी, आगे ऑब्जेक्ट दिया होगा और एक वर्ब लगी होगी, तो हमेशा उसके साथ प्रेपोजिशन का यूज हमेशा करना पड़ता है उसके आगे। ये हमारे पास फर्स्ट रूल बोलता है कि कभी भी सब्जेक्ट दिया होगा, वर्ब दी होगी, ऑब्जेक्ट दिया होगा, वर्ब दी होगी, उसके आगे हमेशा आप प्रेपोजिशन का यूज करोगे। अब देखो यहां पे एक एग्जांपल लिखा है कि आई हैव अ पेन टू राइट, ठीक है, कि मेरे पास एक पेन है लिखने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों ये सेंटेंस सही है या गलत है, अब रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं इसको कि सेंटेंस आपके पास सही आ रहा है या गलत है। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास एक सब्जेक्ट आ गया, एक वर्ब आ गई हमारे पास, क्योंकि हैव हैज हमारी ऐसी वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह यूज होती हैं। अब देखो एक आ गया ऑब्जेक्ट, आगे आ गया आपके पास एक और वर्ब। तो दोस्तों रूल के अकॉर्डिंग ये रूल बोलता है कि इसके आगे एक प्रेपोजिशन लगनी चाहिए। मतलब यहां तक सेंटेंस क्या था, बिल्कुल गलत था, यहां तक प्रेपोजिशन नहीं थी इसके साथ, तो ये सेंटेंस गलत था। इसके आगे जब हम प्रेपोजिशन लगाएंगे, अब देखो पेन के साथ यही लगेगा ना, पेन के साथ लिखने, मतलब एक पेन है मेरे पास लिखने के लिए, टू राइट विद, कि उसके साथ लिखने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास अब सही सेंटेंस बना, क्योंकि आपके पास विद जो है एक प्रेपोजिशन आ गई। अब आगे आपके पास आई हैव अ पेन टू राइट विद। तो दोस्तों आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर, जो हमारा हमने पहला जो रूल पढ़ा इसी के ऊपर हमारे पास एक और एग्जाम्पल बनता है कि देखो हर एक स्टूडेंट की मतलब यही बात होगी कि हाँ पहले तो हमारे पास पेन का एग्जाम्पल था तो उसके साथ हमने विद का यूज कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास पेपर की बात है, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्रेपोजिशन का यूज होगा। वो आप सब मतलब ऑप्शन देख के कर सकते हो उन चीजों को, इतनी चीजें आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएंगी अगर इंग्लिश थोड़ी सी भी पढ़ी होगी पहले तो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बात करी आई गेव हर अ पेपर टू राइट डैश। तो यहाँ पे देखो हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, पहली वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, दूसरी वर्ब आ गई। अब देखो ऑब्जेक्ट भी है, दूसरी वर्ब भी है, तो इसके साथ रूल्स बोलते हैं कि हमारे पास एक प्रेपोजिशन लगनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो पेन की बात करी तो पेन के साथ लिखते हैं, लेकिन पेपर की बात करी तो पेपर के साथ कभी नहीं लिखते, पेपर के ऊपर लिखते हैं। और मैंने आपको बोला था कि कभी भी हमारी अपर सरफेस की बात होगी तो अपर सरफेस में आपका हमेशा ऑन का यूज होता है। तो यहाँ पे यूज होगा आपका आई गेव हर अ पेपर टू राइट ऑन, ये आपका सही सेंटेंस रहेगा। तो दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। आई होप ये रूल आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट रूल है। आ जाते हैं दूसरे रूल के ऊपर। तो दोस्तों रूल्स ऑफ प्रेपोजिशन के आ जाते हैं हम सेकंड रूल के ऊपर, और सेकंड रूल हमारे पास बोलता है कि नेवर यूज अ सिंगल प्रेपोजिशन फॉर टू ऑब्जेक्ट्स, कि मतलब कभी भी किसी सेंटेंस में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो उन दो ऑब्जेक्ट के साथ हम कभी भी सिंगल प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के साथ अलग प्रेपोजिशन का यूज होगा। तो दोस्तों अगर एग्जांपल की बात करें, ही हैज अ नेचर, अब नेचर आपके पास आ गया सब्जेक्ट, ठीक है, कि उसका जो नेचर है वो सब्जेक्ट आ गया, जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट आ गया, ठीक है, फ्रॉम एंड इंफीरियर टू हिज ब्रदर, कि मतलब ऑब्जेक्ट आ गए हमारे पास डिफरेंट और इंफीरियर, दो ऑब्जेक्ट आ गए यहाँ पे,
अब देखो रूल बोलता है कि दोनों के साथ अलग प्रेपोजिशन लगनी चाहिए, तो यहां पे डिफरेंट के साथ फ्रॉम का यूज हुआ, जो कि हमारा सेंटेंस यहां तक बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, आगे चलेंगे। ही हैज अ नेचर डिफरेंट फ्रॉम एंड इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब होता है खराब, कि मतलब उससे भी बुरा। ठीक है, इंफीरियर टू हिज ब्रदर। अब इंफीरियर की बात हुई तो इसके साथ भी आपकी टू प्रेपोजिशन का यूज हुआ यहां पे, तो मतलब सेंटेंस आपका बिल्कुल सही था। तो दोस्तों आ जाते हैं प्रेपोजिशन के नेक्स्ट रूल के ऊपर, और ये नेक्स्ट रूल हमारे पास बोलता है कि कभी भी हमारे पास कहीं भी सेंटेंस में अगर एडवर्ब का यूज हुआ होगा तो उसके साथ कभी प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा। ढंग से पढ़ लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है सारे के सारे, जो भी रूल्स करवा रहा हूं सभी पेपर्स के लिए बड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। तो डू नॉट यूज एडवर्ब विद प्रेपोजिशन। एडवर्ब वो चीज होती है जो वर्ब को क्वालिफाई करती है, जैसे हमारा नाउन को क्वालिफाई करते हैं प्रोनाउन, वहां पे वर्ब को क्वालिफाई करती है आपकी एडवर्ब। तो यहां पे लिखा है राजू डील्स विद फर्मली एंड वर्ल्डली। एक एडवर्ब है हमारे पास, मेन वर्ब आ गई डील, जो हमारे पास डीलिंग कर रहा है राजू। ठीक है, अब मैंने बोला कि कभी भी एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा, तो यहां पे विद प्रेपोजिशन का यूज हुआ है, जो कि एक गलत सेंटेंस है। हमारे पास बिल्कुल सेंटेंस सही बनेगा, राजू डील्स फर्मली एंड बोल्डली। आई होप दोस्तों ये क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक और एग्जांपल देता हूं, वहां से आराम से क्लियर हो जाएगा। देखो हमारे पास दो चीजें आती हैं, डील्स विद और डील्स इन। ठीक है, एक होती है डील सिंपल, ठीक है, कि मतलब वो फर्मली एंड बोल्डली डील करता है, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब सेकंड आपके पास यही रूल है, आपके पास डील्स विद कहीं भी आपका अगर ऐसा यूज होगा तो इसके आगे हमेशा आपके पास नाउन होना चाहिए। नाउन इन द सेंस कि देखो अगर कोई बंदा डील करेगा किसी के साथ तो आगे वो नाउन ही होना चाहिए ना। आपने देखो राजू की बात हुई तो राजू अगर किसी के साथ डील करेगा वो अपने पार्टनर के साथ डील करेगा, अपने भाई के साथ डील कर ली, मतलब आगे आपके पास एक नाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक एडवर्ब आ रहा था आगे। ठीक है, अगर डील्स इन की बात करें तो डील्स इन में भी आपके पास हमेशा आगे जाके एक नाउन होना चाहिए कि कौन सी चीजों में डील करते हैं। जैसे दोस्त सिंपल सी बात बोलता हूं कि कहीं पे अगर स्टोर्स में जाते हो, बड़े बड़े स्टोर्स दुकानें होती हैं, तो वहां पे लिखा होता है डील्स इन इलेक्ट्रिकल्स, डील्स इन मतलब जो भी आपकी जिस चीज के लिए फेमस वो चीज होगी उसके साथ हमेशा डील्स इन का यूज होगा। तो यहाँ पे भी आपका नाउन का यूज होगा डील्स इन के साथ, डील्स विद के साथ भी नाउन का यूज होगा। आगे जाके कोई भी नाउन लगा सकते हो, लेकिन कभी डील्स के सिंपल डील्स की बात होगी तब आपका एडवर्ब यूज होगा। अगर यहाँ पे एडवर्ब है और एडवर्ब के साथ आपकी प्रेपोजिशन लगी हुई है तो वो एक सेंटेंस गलत सेंटेंस बन जाएगा वहां पे। आई होप दोस्तों ये रूल समझ में आया होगा। तो दोस्तों आ जाते हैं प्रेपोजिशन के अगले रूल के ऊपर, और नेक्स्ट रूल हमारे पास बोलता है कि कभी भी हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब होगी उसके साथ हम कभी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो हमारे पास एक एग्जांपल बनता है, द आर्मी अटैक्ड अपॉन द एनिमीज। तब यहां पे हमारे पास देखो सिंपल सी बात है, द आर्मी अटैक्ड। अब देखो अटैक्ड एक आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब आ गई, मैंने बोला इसके साथ कभी भी आपका प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा। अगर प्रेपोजिशन का यूज नहीं होगा तो मतलब यहाँ पे अपॉन का यूज नहीं होगा। और एक तो ट्रांजिटिव वर्ब वाला रूल तो इसमें चलना ही था, एक रूल इसमें और चलना था। देखो अटैक्ड का मतलब होता है कि किसी के ऊपर अटैक करना, मतलब पहले से ही अटैक कर देना। तो यहाँ पे अपॉन का यूज तो वैसे भी नहीं होना था, क्योंकि एक सुपरफ्लोज सेंटेंस बन जाना था। सुपरफ्लोज सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आपको जो गिवन डाटा होता है, मतलब वो रिक्वायर्ड डाटा जो होता है उससे ज्यादा डाटा दिया होता है, उसको बोलते हैं सुपरफ्लोज सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास सिंपल सेंटेंस बनना था, द आर्मी अटैक्ड द एनिमीज। तो दोस्तों नेक्स्ट रूल के ऊपर आ जाते हैं, और नेक्स्ट रूल हमारे पास ये बोलता है कि कभी भी हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं प्रेपोजिशन के बाद। और ये चीज हमने शायद पहली क्लास में भी डिस्कस करी थी, कि वहां पे हमने एग्जांपल बोला था कि देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन शी एंड आई करके दिया हुआ था आपको। तो वहां पे आपके पास देखो एग्जांपल सामने लिख देता हूं, यहां से समझ में आ जाएगा। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन शी एंड आई। तो दोस्तों हमने डिस्कस करा, हमारे रूल में बोला गया है कि यूज एन ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर प्रेपोजिशन, कि कभी भी कोई प्रेपोजिशन का यूज होगा उसके बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। अब देखो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, यहां तक बिल्कुल सही सेंटेंस चला है। आगे आपके पास क्या, प्रेपोजिशन बिटवीन। ठीक है, प्रेपोजिशन आगे बिटवीन। अब मैंने बोला बिटवीन के पास बाद हमारे पास हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब शी का ऑब्जेक्ट क्या होगा,
शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है आपके पास हर, और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है हमारे पास मी, तब आपके पास सही जो एग्जाम्पल बनेगा, सही जो सेंटेंस बनेगा, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हर एंड मी। तो दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। तो जो नेक्स्ट रूल हमारा प्रेपोजिशन का है वो बोलता है कि कभी भी हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं ऐसे वर्ड्स के साथ जो हमें टाइम का मतलब टाइम को डिनोट करते हैं, टाइम शो करते हैं, या फिर प्लेस को शो करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम्पल बोलें तो एग्जाम्पल जैसे पहला एग्जाम्पल लिखोगे आप, प्लीज वेट अ मिनट। तो दोस्तों आ जाते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। तो यहां पे एग्जाम्पल लिखा है प्लीज वेट अ मिनट। अब देखिए सिंपल सी बात बोलता हूं कि हम कई बार इंग्लिश में बोलते हैं प्लीज वेट फॉर अ मिनट, जो हमारे पास हमेशा गलत चीज होती है, हम हमेशा गलत बोलते हैं प्लीज वेट फॉर अ मिनट। वैसा नहीं होता कभी भी, हमारे पास हमेशा वही बोलते हैं कि प्लीज वेट अ मिनट। अ मिनट जो है वो आपके पास एक टाइम को शो कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे एक किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हाँ मैं बोलूं कि प्लीज वेट फॉर 2 आवर्स, अगर हाँ 2 घंटों की बात करिए, अब मेरे को पता है कि कितना टाइम रुकना है वहां पे, ठीक है, तब वहां पे हम किसी प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं। अब दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं दोस्तों, द प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन टू अब्रॉड। अब मैंने बोला देखो अब्रॉड है हमारे पास क्या है, एक प्लेस को शो कर रहा है, लेकिन हमें पता नहीं कि अब्रॉड में कौन सी कंट्री के बारे में बात करी है इसने। अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात करी होती तब तो हम लिख सकते थे कि हमारे पास इसके साथ प्रेपोजिशन टू का यूज होना था, लेकिन एक प्लेस को डिनोट कर रहा है। देखो द प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन अब्रॉड आना था यहाँ पे। अगर अब्रॉड की जगह मान लो कि यहाँ पे आपके पास ऑस्ट्रेलिया लिखा होता, तब हाँ तब इसके साथ हम प्रेपोजिशन टू का यूज कर सकते थे, क्योंकि अब हमें एग्जैक्ट प्लेस के बारे में पता था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस करा टोटल जितने भी हमारे पास प्रेपोजिशन थी, जितने भी हमारे पास प्रेपोजिशन के रूल्स थे। तो एंड करते हैं इस वीडियो का यहीं पे। और दोस्तों अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास रेगुलर जो हमारी वीडियोस आ रही हैं यूट्यूब में सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अच्छे से आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सको। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।